हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा सर क्लासेस। मैं हूं दुर्गा सर और आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द राइज ऑफ द मराठास। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे मराठास ने एक रीजनल पावर से उठकर इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर बनने तक का सफर तय किया। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ द मराठास, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 3 द राइज ऑफ द मराठास स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। इस समय इंडिया में यूरोपियन मर्चेंट्स आ रहे थे, जैसे पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और डेन्स। शुरुआत में ये लोग सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे इनका इंटेंशन बदलने लगा। इसी बात को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था रामचंद्रा पंत आमत्य ने अपनी फेमस बुक आज्ञापत्र 1715 में। उन्होंने यूरोपियंस को हैट वियरर्स कहा और वॉर्न किया कि ये लोग सिर्फ व्यापारी नहीं हैं, ये इस लैंड में परमानेंटली घुसना चाहते हैं, अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं और अपना धर्म भी फैलाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपियंस की स्ट्रेंथ क्या है, नेवी और गन पाउडर, यानी स्ट्रॉन्ग शिप्स और एडवांस्ड वेपन्स। इसलिए उनकी क्लियर स्ट्रैटेजी थी, यूरोपियंस के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाए और उन्हें स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स या फोर्ट्स बनाने की परमिशन ना दी जाए। यहीं से हमें समझ आता है कि मराठास इतने अलर्ट क्यों थे और फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि मराठास कौन थे। हु आर द मराठास? मराठास एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो डेक्कन प्लेटो रीजन से बिलोंग करते थे, जो आज के महाराष्ट्र का एरिया है। इनकी पहचान सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी के रूप में डेवलप हुई। मराठास को उनकी लैंग्वेज मराठी से पहचाना जाता है, जिसकी लिटरेरी हिस्ट्री काफी रिच और कंटिन्यूअस रही है, लगभग 12th सेंचुरी से। हिस्ट्री में देखें तो 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र का ज्यादा हिस्सा यादवा डायनेस्टी के अंडर था। उनकी कैपिटल थी देवागिरी, जिसे आज दौलताबाद कहते हैं। लेकिन अर्ली 14th सेंचुरी में यादवा डायनेस्टी को खिलजी सल्तनत दिल्ली ने डिफीट कर दिया। इस पॉलिटिकल चेंज ने डेक्कन रीजन में नए पावर्स के लिए स्पेस क्रिएट किया। इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मराठास। अब यहां हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मराठास शुरू में सिर्फ एक कल्चरल कम्युनिटी थे, लेकिन टाइम के साथ ये एक पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बन गए। उनका मेन एम था स्वराज्य, मतलब सेल्फ रूल। ये लोग सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बचाना नहीं चाहते थे, बल्कि फॉरेन और इंपीरियल पावर्स जैसे मुगल्स के अगेंस्ट फाइट करके अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहते थे। मराठास की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी, लोकल सपोर्ट, रीजनल यूनिटी और अपनी लैंग्वेज और कल्चर पर प्राइड। इसी वजह से ये कम्युनिटी धीरे धीरे एक एम्पायर बिल्डिंग पावर में कन्वर्ट हो गई। की आइडेंटिटी एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ मराठास। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में मराठास की कोर आइडेंटिटी क्लियर होती है। मराठास का मतलब है ए, महाराष्ट्र के नेटिव पीपल, बी, जो मराठी लैंग्वेज और कल्चर से डिस्टिंग्विश थे। इनकी लिटरेरी ट्रेडिशन बहुत पुरानी और स्ट्रांग थी, जिसका इफेक्ट उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस पर भी पड़ा। अर्ली हिस्ट्री में 13th सेंचुरी में यादवा डायनेस्टी का रूल था, दौलताबाद। लेकिन बाद में खिलजी सल्तनत के अटैक के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और इसी अनस्टेबल सिचुएशन का फायदा उठाकर फ्यूचर में मराठास ने अपनी पावर बिल्ड की। बच्चों, इस स्लाइड में हम टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स 1630 टू 1818 देख रहे हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा एम्पायर के इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को टाइम ऑर्डर में एक्सप्लेन करती है। टाइमलाइन का मतलब होता है इवेंट्स को उनके साल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में समझना, ताकि हिस्ट्री क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं 1630 की। इस साल शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। यह साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से मराठा हिस्ट्री का फाउंडेशन पड़ता है। शिवाजी महाराज आगे चलकर एक ग्रेट रूलर और स्ट्रैटेजिस्ट बने। अब आगे बढ़ते हैं 1646 पर। इस साल से शिवाजी महाराज के शासन की शुरुआत मानी जाती है। यहीं से उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डेवलप करनी शुरू की और फोर्ट्स पर कंट्रोल बनाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट इवेंट है 1657, जब मराठा नेवी की फाउंडेशन रखी गई। ये स्टेप बहुत विजनरी था, क्योंकि शिवाजी महाराज समझ चुके थे कि सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुंदर पर भी कंट्रोल होना चाहिए। इससे कोस्टल एरिया सिक्योर हुए। अब हम आते हैं 1666 पर। इस साल शिवाजी महाराज को आगरा में कैद किया गया, लेकिन यहीं पर उनकी इंटेलिजेंस और करेज दिखाई देती है। उन्होंने एक स्मार्ट प्लान के थ्रू आगरा से एस्केप किया, जो हिस्ट्री का एक फेमस इंसिडेंट है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आता है 1674 में। इस साल रायगढ़ में शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ और उन्हें ऑफिशियली छत्रपति बनाया गया।
ये मराठा एम्पायर की फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट थी। अगला इवेंट है 1677, जिसे हम दक्षिणा दिग्विजय के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है साउथ इंडिया का कॉन्क्वेस्ट। शिवाजी महाराज ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को साउथ तक एक्सपैंड किया और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। फिर हम पहुंचते हैं 1680 पर। इस साल शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। ये मराठा हिस्ट्री के लिए एक इमोशनल मोमेंट था, लेकिन उनका बनाया हुआ सिस्टम आगे चलकर एम्पायर को स्ट्रांग रखता है। इसके बाद 1682 से 1707 तक का पीरियड आता है, जिसे मुगल मराठा वॉर्स कहा जाता है। ये लॉन्ग स्ट्रगल था मराठाज और मुगल्स के बीच, जिसमें मराठाज ने अपनी रेजिलियंस और पावर दिखाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है 1761, जब बैटल ऑफ पानीपत हुई। इस युद्ध में मराठास को डिफीट मिली। ये बैटल मराठा पावर के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इसके बाद एम्पायर वीक होना शुरू हो गया। और फाइनली हम पहुंचते हैं 1818 पर। इस साल थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठा पावर का अंत हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंप्लीट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। तो बच्चों, इस पूरी टाइमलाइन से हमें यह समझ आता है कि कैसे शिवाजी महाराज के जन्म से शुरू हुआ एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर लगभग 200 साल तक इंडियन हिस्ट्री पर इम्पैक्ट छोड़ता है और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश रूल के आने से एंड हो जाता है। बच्चों, इस स्लाइड का टाइटल है भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। यहाँ हम समझने वाले हैं कि महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट कैसे शुरू हुई और उसका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ा। अप्रॉक्सीमेटली 7th से 17th सेंचुरी के बीच कई संतों ने लोकल लैंग्वेज यानी मराठी में डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे। इन सॉन्ग्स के थ्रू लोगों को भगवान से सीधा कनेक्शन फील हुआ। इस मूवमेंट का फोकस रिचुअल से ज्यादा भक्ति, प्रेम और समानता पर था। इस स्लाइड में हम 3 पॉइंट्स देख रहे हैं। पहला, सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। इस दौर में संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम और संत रामदास जैसे संत बहुत पॉपुलर हुए। इन्होंने अपने विचारों से आम जनता को जोड़ा। दूसरा पॉइंट है कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस। इन संतों ने बहुत बड़ा काम किया। इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट्स जैसे उपनिषद्स और भगवद गीता को मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इससे जो ज्ञान पहले सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड था, वो आम लोगों तक पहुंच गया। तीसरा पॉइंट है सोशल इम्पैक्ट। कुछ संतों ने सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस पर भी जोर दिया। ये काम कुछ हद तक सिख गुरुओं के कामों जैसा ही था, जहां धर्म के साथ साथ समाज सुधार भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, द भक्ति मूवमेंट। यहां एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन बताया गया है। मराठास का राइज यानी उनका शक्ति में आना भक्ति मूवमेंट के साथ ही हुआ। दोनों चीजें एक ही टाइम पीरियड में चल रही थी और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। यहां की फिगर्स के रूप में 2 नाम दिए गए हैं, संत रामदास और संत तुकाराम। संत रामदास ने डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ और डिवोशन पर जोर दिया, जबकि संत तुकाराम ने अपने अभंगास के थ्रू इक्वालिटी, डिवोशन और ह्यूमन वैल्यूज को स्प्रेड किया। इस स्लाइड में एक स्टूडेंट एक्टिविटी भी मेंशन्ड है। स्टूडेंट्स को कहा गया है कि किसी एक भक्ति संत को चूज करें, उनकी लाइफ और टीचिंग्स पढ़ें और उनकी कोई एक पोएम या भजन ढूंढें। इस एक्टिविटी का एम ये है कि आप हिस्ट्री को सिर्फ रट्टा नहीं बल्कि फील भी करें। द सोल ऑफ यूनिटी, भक्ति मूवमेंट। यहां भक्ति मूवमेंट के डीपर इंपैक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है द ग्लू। शिवाजी महाराज के आने से पहले ही संत तुकाराम, नामदेव और रामदास जैसे संत लोगों को सोशली यूनाइट कर चुके थे। ये एक तरह का इमोशनल और कल्चरल ग्लू था जो सोसाइटी को जोड़ रहा था। दूसरा पॉइंट है द शिफ्ट। संतों ने अपने उपदेश मराठी लैंग्वेज में दिए, जो लोगों की अपनी भाषा थी, ना कि संस्कृत। इससे कास्ट बैरियर्स टूटने लगे और ज्ञान हर इंसान के लिए एक्सेसिबल हो गया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द रिजल्ट। इस मूवमेंट के वजह से लोगों में वन पीपल का सेंस डेवलप हुआ। सबने खुद को एक ही समाज का हिस्सा समझना शुरू किया। यहीं से मेंटल इंडिपेंडेंस आई, जो आगे चलकर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का बेस बनी। इसलिए बच्चों, भक्ति मूवमेंट सिर्फ एक रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये कल्चरल यूनिटी और सोशल अवेकनिंग का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था, जिस पर मराठा पावर और लेटर इंडियन हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। बच्चों, इस स्लाइड का टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई के घर हुआ। उनकी परवरिश ज्यादातर माता जीजाबाई ने की।
जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही धर्म, न्याय, स्वराज्य और डिसिप्लिन जैसे स्ट्रॉन्ग वैल्यूज सिखाए और उनकी एजुकेशन पर खास ध्यान दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मिलिट्री कैंपेन्स शुरू कर दिए। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल पर इफेक्टिव थी। निग्लेक्टेड और वीक फोर्ट्स को जल्दी कैप्चर करके पुणे रीजन पर कंट्रोल बनाना। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, जागीर। जागीर का मतलब होता है लैंड ग्रांट, जो किसी रूलर द्वारा सर्विस के बदले दिया जाता था, जिसमें रेसिपिएंट को टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिलता था। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, द राइज शिवाजी महाराज। यहां शिवाजी महाराज को मराठा किंगडम के फाउंडर के रूप में बताया गया है, जो 17th सेंचुरी में मराठा शक्ति का बेस बने। उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर और फोर्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी का यूज करके मुगल पावर का लंबा रेजिस्टेंस किया। फोर्ट्स सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के सेंटर्स थे। फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट 1674 का कोरोनेशन। शिवाजी महाराज को रायगढ़ फोर्ट में क्राउन किया गया। इस कोरोनेशन का सिग्निफिकेंस ये था कि यहीं से मराठा एम्पायर की फॉर्मल शुरुआत हुई। तो बच्चों, इन स्लाइड से हमें समझ आता है कि कैसे स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और क्लियर विजन ने शिवाजी महाराज को एक ग्रेट रूलर और मराठा पावर का फाउंडेशन बनाने में मदद की। बच्चों, इस स्लाइड का टॉपिक है शिवाजीज रेवोल्यूशनरी नेवल स्ट्रैटेजी। यहां हम समझेंगे कि शिवाजी महाराज की नेवी पॉलिसी अपने टाइम से कितनी आगे। सबसे पहले शिवाजी महाराज ने अपने किंगडम को इंडिया के वेस्ट कोस्ट तक एक्सपैंड किया। इसका मेन पर्पस था कोस्टल रिसोर्सेज को सिक्योर करना और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल बनाना। उन्होंने समझा कि अगर कोस्ट सेफ नहीं होगा तो एम्पायर भी सिक्योर नहीं रहेगा। इसी सोच के साथ शिवाजी महाराज ने मराठा नेवी एस्टैब्लिश की। उस समय नेवी बनाना एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि इंडिया के ज्यादातर रूलर्स लैंड वॉर्स पर ही फोकस करते थे। अब थोड़ा कंपैरिजन समझते हैं। बीजापुर सुल्तानेट के पास सिर्फ मर्चेंट शिप्स थीं, उनकी कोई परमानेंट या फुल टाइम नेवी नहीं थी। मुगल एम्पायर भी नेवी का यूज बहुत लिमिटेड लेवल पर कर, लेकिन मराठा नेवी बिल्कुल अलग थी। ये नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग बनी कि यूरोपियन पावर्स को भी समुद्र में चैलेंज करने लगी। साथ ही इसने इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट। तो बच्चों, इस स्लाइड से क्लियर होता है कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक लैंड वॉरियर नहीं थे, बल्कि एक विजनरी रूलर थे, जिन्होंने समुद्र की इंपॉर्टेंस समझकर मराठा पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। अगला टॉपिक है गेरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। यहां हम समझेंगे कि मराठाज ने कम रिसोर्सेज के बावजूद बड़ी बड़ी पावर्स को कैसे चैलेंज किया। सबसे पहली बात, टेरेन नॉलेज। मराठास को डेक्कन के पहाड़ी और जंगल एरियाज का बहुत गहरा ज्ञान था। उन्होंने इसी माउंटेनस टेरेन को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लिया। जहां एनिमी अनफेमिलियर होता था, वहां मराठास कॉन्फिडेंट और फास्ट मूव करते थे। अब दूसरा पॉइंट है स्पीड एंड सरप्राइज। मराठा सोल्जर्स स्मॉल और मोबाइल यूनिट्स में फाइट करते थे। वो अचानक अटैक करते, एनिमी को संभलने का मौका ही नहीं देते और फिर जल्दी रिट्रीट कर जाते थे। इस स्पीड और सरप्राइज ने एनिमी को हमेशा कंफ्यूज रखा। तीसरा पॉइंट है फोर्ट नेटवर्क। मराठास ने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ फोर्ट्स डेवलप किया था। ये फोर्ट्स उनके लिए सेफ शेल्टर, सप्लाई पॉइंट्स और स्ट्रेटेजिक बेसिस का काम करते थे, जहां से वो अटैक्स प्लान करते और वापस रीग्रुप करते थे। द स्ट्रैटेजी, गेरिल्ला वॉरफेयर। यहां पहले प्रॉब्लम एक्सप्लेन की गई है। मुगल्स और बीजापुर के पास बहुत बड़ी और हेवी आर्मीज थीं, जबकि मराठास के पास कम सोल्जर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज थे। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन था गनीमी कावा, यानी गेरिल्ला वॉरफेयर। इस स्ट्रैटेजी का रूल क्लियर था, फेस टू फेस बैटल नहीं करनी। मराठास पहाड़ों और जंगलों में छुपते, अचानक अटैक करते और फिर एनिमी के रिएक्ट करने से पहले ही वहां से निकल जाते थे। इस स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल दिया गया है। सोचिए जैसे एक मच्छर हाथी को काट रहा हो। हाथी बहुत बड़ा और स्ट्रांग है, लेकिन वो मच्छर को पकड़ नहीं पाता। धीरे धीरे हाथी थक जाता है और आखिर में मच्छर जीत जाता है। बिल्कुल इसी तरह मराठास ने बड़ी आर्मीज को थका दिया। इस स्लाइड का की आइडिया है स्पीड और स्टेल्थ, तेज गति और चुपचाप मूवमेंट। हाउ दे फॉट, गेरिल्ला वॉरफेयर।
यहाँ पूरी स्ट्रैटेजी को एक फ्लो में समझाया गया है। सबसे पहले लॉजिक। एनिमी आर्मीज बहुत बड़ी थीं और मराठास के पास कम लोग थे, इसलिए हेड ऑन बैटल्स मराठास के लिए डेंजरस होती। डायरेक्ट फाइट का मतलब होता लॉस, इसलिए उन्होंने गेरिल्ला वॉरफेयर को अपनाया। टैक्टिक ये थी कि जंगलों में छुपना, सरप्राइज अटैक्स करना और फिर पहाड़ों की तरफ वापस भाग जाना। ये स्ट्रैटेजी इसलिए काम करती थी क्योंकि हैवी मुगल आर्मीज पहाड़ों और फॉरेस्ट्स में फास्ट मूव नहीं कर पाती थीं। उनके सोल्जर्स भारी इक्विपमेंट के साथ स्लो हो जाते थे, जबकि मराठास लाइट, फास्ट और अलर्ट होते थे। तो बच्चों, इन तीनों स्लाइड से ये क्लियर होता है कि गेरिल्ला वॉरफेयर सिर्फ फाइट करने का तरीका नहीं था, बल्कि एक स्मार्ट थिंकिंग सिस्टम था जिसमें नेचर, स्पीड और प्लानिंग को वेपन बनाया गया। इसी स्ट्रैटेजी ने मराठास को एक पावरफुल फोर्स बना दिया। फोर्ट्स, द एंकर्स ऑफ पावर। यहां हमें समझना है कि फोर्ट्स मराठा पावर के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे। एक फेमस लाइन दी गई है, ही हु होल्ड्स द फोर्ट होल्ड्स द लैंड। इसका मतलब है जिसके फोर्ट का कंट्रोल होता है उसके पास पूरे एरिया का कंट्रोल होता है। फोर्ट सिर्फ छुपने की जगह नहीं थे, ये ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करते थे और यहीं पर अनाज और एम्यूनिशन स्टोर किया जाता था। जब एनिमी अटैक करता तो मराठा आर्मी फोर्ट्स के अंदर रिट्रीट कर लेती और महीनों तक टिक जाती, जबकि बाहर एनिमी को सप्लाई की प्रॉब्लम होती। इसलिए क्लियरली लिखा है, फोर्ट्स इक्वल्स फाउंडेशन। मराठास के पास 300 से ज्यादा फोर्ट्स थे, जैसे रायगढ़, जो उनकी पावर का स्ट्रॉन्ग बेस बने। अब नेक्स्ट स्लाइड है, ब्रेन्स ओवर ब्रॉन, अफजल खान 1659। यहां एक फेमस इंसिडेंट एक्सप्लेन किया गया है। बीजापुर सल्तनत ने जनरल अफजल खान को शिवाजी महाराज को खत्म करने भेजा। अफजल खान बॉडी से बहुत बड़ा और पावरफुल था, जबकि शिवाजी महाराज साइज में छोटे थे। दोनों के बीच एक ट्रूस मीटिंग रखी गई। अफजल खान ने धोखे से गले लगते वक्त शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज पूरी तरह प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने कपड़ों के नीचे आर्मर पहना हुआ था और अपने हाथ में छुपा हुआ वाघ नख रखा था। जैसे ही अफजल खान ने अटैक किया, शिवाजी महाराज ने वाघ नख से काउंटर अटैक करके अफजल खान को मार दिया। इस इंसिडेंट का क्लियर टेक अवे ये है कि जंग साइज से नहीं, इंटेलिजेंस से जीती जाती है। नाउ वेपन्स एंड वॉरफेयर। यहां फोकस है वाघनख पर। यह एक छोटा वेपन होता था जो बाघ के पंजे जैसा दिखता था। क्लोज कॉम्बैट के लिए यह बहुत इफेक्टिव था और अफजल खान के केस में इसका हिस्टोरिक यूज हुआ। इसके अलावा मराठास ने अलग अलग वेपन्स यूज किए, जैसे तलवारें, भाले यानी स्पीयर्स और मस्केट्स। वेपन्स का सिलेक्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता था, जो उनकी स्मार्ट वॉरफेयर को दिखाता है। तो बच्चों, इन तीनों स्लाइड से यह समझ आता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स, शार्प इंटेलिजेंस और स्मार्ट वेपन्स, इन तीनों ने मिलकर शिवाजी महाराज और मराठास को एक पावरफुल फोर्स बनाया। द सैकिंग ऑफ सूरत। सूरत एक बहुत ही अमीर मुगल पोर्ट सिटी थी जो आज के गुजरात में लोकेटेड है। शिवाजी महाराज ने सूरत पर शाइस्ता खान के लगातार 3 साल के अटैक्स के जवाब में हमला किया। ये एक रिटेलिएटरी एक्शन था, यानी बदला लेने के लिए किया गया एक्शन। इस रेड में शिवाजी महाराज को लगभग 1 करोड़ रुपए का ट्रेजर मिला, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी रकम थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने लायक है। शिवाजी महाराज ने रिलीजियस प्लेसेस पर कोई अटैक नहीं किया। साथ ही उन्होंने मोहनदास पारेख, जो एक चैरिटेबल और काइंड व्यक्ति थे, उनके घर को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस इवेंट की फेम इतनी ज्यादा थी कि इसका जिक्र लंदन गज़ेट, जो उस टाइम का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, उसमें भी हुआ। इससे हमें समझ आता है कि शिवाजी महाराज के एक्शंस इंटरनेशनल लेवल तक नोटिस किए गए। सूरत रेड्स एंड मुगल चैलेंजेस। सूरत रेड का मेन रिजल्ट था मुगल ट्रेजरी को इकोनॉमिक झटका। इस पैसों का यूज शिवाजी महाराज ने अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए किया। एथिक्स का पॉइंट यहां फिर से हाईलाइट होता है, धार्मिक स्थलों और अच्छे लोगों को छोड़ देना। इससे पता चलता है कि शिवाजी महाराज के लिए वैल्यूज और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी फेज में उन्हें एक टेम्पररी सेटबैक भी मिला, जब मुगल जनरल जयसिंह के सामने पुरंदर फोर्ट पर उन्हें टेरिटरी छोड़नी पड़ी। लेकिन शिवाजी महाराज हार मानने वालों में से नहीं थे।
यहीं से आता है एक और ड्रामेटिक मोमेंट, द एस्केप। औरंगजेब के दरबार में आगरा में उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन शिवाजी महाराज ने गिफ्ट बास्केट्स में छुपकर एक क्लेवर एस्केप प्लान बनाया और सफलता से वापस आ गए। ये उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस को दिखाता है। हिटिंग द मुगल्स, पुणे एंड सूरत। सबसे पहले बात करते हैं पुणे अटैक की। शिवाजी महाराज ने रात के समय पुणे में चुपके से एंट्री की और सीधा मुगल जनरल शाइस्ता खान के बेडरूम तक पहुंच गए। शाइस्ता खान इतना घबरा गया कि भागते वक्त अपनी उंगलियां तक खो बैठा। इस अटैक ने मुगल्स को साइकोलॉजिकली हिला दिया। इसके बाद आता है सूरत रेड, जो एक एग्जाम्पल है इकोनॉमिक वॉरफेयर का। यहां एम सिर्फ लूट नहीं था, बल्कि मुगल इकोनॉमी को कमजोर करना था। शिवाजी महाराज को पता था वॉर लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए मुगल ट्रेजरी से निकला पैसा मराठा आर्मी के पास गया, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ी। तो बच्चों, पुणे और सूरत दोनों अटैक्स मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, एथिकल रूलर और इकोनॉमिक प्लानर भी थे। अब शिवाजी महाराज के आगरा से एस्केप को समझते हैं। पुरंदर फोर्ट के बाद जय सिंह के कहने पर शिवाजी महाराज मुगल कोट आगरा गए। वहां औरंगजेब के दरबार में उनका अपमान हुआ और उन्हें हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी क्लेवर प्लानिंग दिखाई। चैरिटी के नाम पर भेजे जाने वाले मिठाई के बड़े टोकरों में पहले सामान भेजा गया, फिर धीरे धीरे गार्ड्स केयरलेस हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी टोकरों में छुपकर रात के अंधेरे में आगरा से निकल गए। ये एस्केप उनकी इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस स्लाइड में द एस्केप एंड द कोरोनेशन 1970 एक्सप्लेन किया गया है। आगरा से एस्केप के कुछ साल बाद 1974 में रायगढ़ फोर्ट पर शिवाजी महाराज का ग्रैंड कोरोनेशन हुआ। उन्हें छत्रपति यानी सॉवरेन रूलर घोषित किया गया। इस कोरोनेशन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये था कि अब शिवाजी महाराज को लीगल लेजिटिमेसी मिल गई। टैक्स कलेक्ट करने, लॉज बनाने और मुगल के बराबर ट्रीटीज साइन करने का अधिकार। यहां हम कोरोनेशन एंड लेगेसी को शॉर्ट में समझते हैं। 1674 का राज्याभिषेक एक नई एरा की शुरुआत था, जिसे राज्याभिषेक शका कहा गया। शिवाजी महाराज ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। 1680 में 50 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी लेगेसी जिंदा रही। एक इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने साउथ में डच को स्लेव्स ट्रेड करने से रोका, जो उनकी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी को दिखाता है। अब हम देखते हैं शिवाजी महाराज की लेगेसी। सिर्फ 50 साल की उम्र में उन्होंने इतना काम किया कि यूरोप तक उनकी स्ट्रैटेजी की चर्चा हुई। यूरोपियंस ने उनकी तुलना अलेक्जेंडर जैसे ग्रेट जनरल से की। उन्होंने दूसरे रूलर्स को इंस्पायर किया, जैसे बुंदेला प्रिंस छत्रसाल, जिन्होंने मुगल के खिलाफ अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया। कल्चरल लेवल पर भी शिवाजी महाराज का इम्पैक्ट था। हिंदी और मराठी पोएट्स ने उनकी तारीफ में कविताएं लिखीं। साउथ इंडिया में उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज दिखाते हुए डच को स्लेव ट्रेड से रोका। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ कॉन्करर नहीं, बल्कि पीपल्स रूलर थे। द मराठाज आफ्टर शिवाजी। शिवाजी महाराज की डेथ के बाद मराठा एम्पायर के लिए टाइम बिल्कुल इजी नहीं था। उनके जाने के बाद उनके बेटे संभाजी गद्दी पर बैठे, यानी वो नेक्स्ट छत्रपति बने। उस टाइम पर सबसे बड़ा दुश्मन था मुगल एम्परर औरंगजेब, जो डेक्कन एरिया को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता था। उसने डिसाइड किया कि मराठास को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। यहीं से शुरू होता है एक लंबा स्ट्रगल। अब देखते हैं शिवाजी के बाद लीडरशिप का फ्लो। सबसे पहले रूल किया संभाजी ने, उनके बाद आए राजाराम और फिर रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाया ताराबाई ने। यानी एक के बाद एक लीडर्स ने फाइट कंटिन्यू रखी। इससे हमें समझ आता है कि मराठा रूल किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं था। ये एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, जहां लीडरशिप चेंज होती रही पर रेजिस्टेंस रुका नहीं। अब डिटेल में समझते हैं इन लीडर्स का रोल। संभाजी, शिवाजी के बेटे, बहुत ब्रेव थे। उन्होंने मुगल्स का स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन किया, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें पकड़ लिया और उनको बहुत ही क्रूअल तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया। ये मराठास के लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका था। फिर आते हैं राजाराम। सिचुएशन डेंजरस थी, इसलिए राजाराम को महाराष्ट्र छोड़कर जिंजी फोर्ट यानी तमिलनाडु भागना पड़ा। ये मूव स्मार्ट था।
इससे वॉर सिर्फ डेक्कन तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि साउथ इंडिया तक स्प्रेड हो गया। मुगल्स को और ज्यादा एरिया में फाइट करना पड़ा। अब एंट्री होती है ताराबाई की, जो राजाराम की वाइफ थीं। राजाराम के बाद उन्होंने लीडरशिप संभाली। एक क्वीन होते हुए भी उन्होंने आर्मी को लीड किया, मुगल टेरिटरीज पर अटैक्स किए और औरंगजेब को डेक्कन पर फुल कंट्रोल करने से रोक दिया। उनका रोल मराठा सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब समझो ओवरऑल क्राइसिस सिचुएशन। अराउंड 1680 शिवाजी की डेथ के बाद मराठा एम्पायर एक क्राइसिस फेज में था। औरंगजेब खुद डेक्कन आ गया था, सिर्फ मराठास को डिस्ट्रॉय करने के मिशन से। संभाजी ने लगभग 9 साल तक बहादुरी से फाइट की, पर उनकी डेथ ने मराठास में गुस्सा और बदले की भावना और स्ट्रॉन्ग कर दी। ये स्ट्रगल धीरे धीरे एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा बन गया, सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी फ्रीडम और आइडेंटिटी के लिए। राजाराम को एग्जाइल में रूल करना पड़ा, जिंजी फोर्ट से, जब मुगल्स उनका पीछा कर रहे थे। फिर भी मराठास ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने फोर्ट्स डिफेंड किए, सरप्राइज अटैक्स किए और अपनी रेजिस्टेंस कंटिन्यू रखी। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि शिवाजी के बाद मराठा एम्पायर टूट नहीं गया, बल्कि संभाजी की ब्रेवरी, राजाराम की स्ट्रेटेजिक शिफ्टिंग और ताराबाई की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने मिलकर मराठास को सर्वाइव कराया। औरंगजेब इतनी कोशिश के बाद भी डेक्कन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया। बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ द पेशवास पीएम से। टाइम के साथ एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया। लेटर मराठा छत्रपतिज धीरे धीरे सिर्फ सेरेमोनियल हेड्स बन गए, बिल्कुल मॉडर्न ब्रिटिश मोनार्की जैसा रोल। रियल एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पावर शिफ्ट हो गया पेशवा के पास, जिनका मेन सेंटर था पुणे। यानी कैपिटल टाइप पॉलिटिकल कंट्रोल सतारा से हटकर पुणे में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट नाम यहां है पेशवा बाजीराव वन। उन्होंने मराठा किंगडम को एक पावरफुल मराठा एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया थ्रू अग्रेसिव एक्सपेंशन और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अब आते हैं बाजीराव वन, स्ट्राइक द ट्रंक पर। बाजीराव की एक फेमस फिलॉसफी थी। वो मुगल एम्पायर को एक ओल्ड रॉटन ट्री मानते थे। उनका कहना था, ट्रंक को मारो, यानी दिल्ली पर अटैक करो, ब्रांचेस अपने आप गिर जाएंगी। यानी अगर सेंटर वीक हो गया तो पूरा एम्पायर कोलैप्स हो जाएगा। वो एक अनबीटेबल जनरल माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी लाइटनिंग फास्ट कैवलरी मूवमेंट। इतने फास्ट कैंपेन्स चलाते थे कि दुश्मन प्रिपेयर ही नहीं कर पाता था। कहा जाता है कि उन्होंने कभी बैटल नहीं हारा। उन्होंने मराठा पावर को सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया तक फैला दिया। मालवा और बुंदेलखंड जैसे रीजन्स मराठा इन्फ्लुएंस में आए। ये स्ट्रैटेजी ही थी जिसने मुगल अथॉरिटी को सीरियसली वीक किया। द कन्फेडरेसी, अ लूज यूनियन। एम्पायर इतना बड़ा हो गया कि एक इंसान के लिए डायरेक्टली मैनेज करना मुश्किल था। इसलिए सिस्टम बना मराठा कन्फेडरेसी का। इसमें क्या होता था? अलग अलग रीजनल चीफ्स जैसे सिंधियाज ग्वालियर, होलकर्स इंदौर, गायकवाड्स बड़ौदा, भोसलेस नागपुर पेशवा को नॉमिनली रिपोर्ट करते थे, लेकिन अपने एरियाज में काफी इंडिपेंडेंट रूल करते थे। इस स्ट्रक्चर का प्रो ये था कि रैपिड एक्सपेंशन पॉसिबल हुआ, लेकिन कौन ये था कि लॉन्ग टर्म यूनिटी वीक हो गई क्योंकि सब अपने इंटरेस्ट को पहले रखते थे। अब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स। 18th सेंचुरी के एंड तक मराठास ब्रिटिश के सबसे बड़े इंडियन राइवल्स बन गए थे। ये वॉर्स बेसिकली इंडिया में डोमिनेंस के लिए स्ट्रगल थे। ब्रिटिश की विक्ट्री के मेन रीजंस थे इंटरनल डिसयूनिटी अमंग मराठास, ब्रिटिश की बेटर ऑर्गेनाइजेशन और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट, ब्रिटिश ने इंडिया पर कंट्रोल मुगल से ज्यादा मराठास को डिफीट करके एस्टैब्लिश किया। द एंग्लो मराठा वॉर्स डिटेल। 3 मेन वॉर्स हुए। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 1818। इसके बाद मराठा पावर प्रैक्टिकली खत्म हो गई। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई। तो समझ लो पूरा फ्लो। पेशवास का राइज, बाजीराव की अग्रेसिव एक्सपेंशन, कन्फेडरेसी सिस्टम, इंटरनल वीकनेस, एंग्लो मराठा वॉर्स, ब्रिटिश डोमिनेंस। नाना फडणवीस। नाना फडणवीस पेशवा पीरियड के एक बहुत ही पावरफुल और इंटेलिजेंट ऑफिशियल थे। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी फर्स्ट पैन इंडियन एंटी ब्रिटिश अलायंस ऑर्गेनाइज करना। उन्होंने समझा कि ब्रिटिश सबसे बड़ा डेंजर बन रहे हैं, इसलिए अलग अलग इंडियन रूलर्स को एक साथ लाना जरूरी है। इस अलायंस में हैदर अली ऑफ मैसूर और निजाम ऑफ हैदराबाद जैसे रूलर्स को ब्रिटिश के खिलाफ यूनाइट करने की कोशिश की गई।
ये स्टेप दिखाता है कि मराठा लीडरशिप को ब्रिटिश थ्रेट का क्लियर आइडिया हो चुका था। द ब्रिटिश टेक ओवर। ब्रिटिश को पता था कि इंडिया में उनका सबसे बड़ा राइवल मराठाज ही थे, मुगल से भी ज्यादा पावरफुल चैलेंज। लेकिन मराठास की सबसे बड़ी वीकनेस थी इंटरनल डिसयूनिटी। सरदार्स आपस में लड़ते रहते थे। ब्रिटिश ने इसी वीकनेस का फायदा उठाया अपनी फेमस पॉलिसी डिवाइड एंड रूल से। रिजल्ट क्या हुआ? एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद स्पेशली 1818 तक पेशवा डिफीट हो गए और मराठा एम्पायर का एंड हो गया। इसके बाद ब्रिटिश रूल इंडिया में फर्मली एस्टैब्लिश हो गया। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन सिविल। शिवाजी ने एक सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट किया था जहां हेरिडिटरी पोस्ट्स और लैंड ग्रांट्स कम किए गए। लेटर पेशवा पीरियड में भी एक ऑर्गेनाइज्ड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ। सैलरीड ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स को सैलरी स्टेट ट्रेजरी से मिलती थी, लैंड रेवेन्यू से डायरेक्ट कलेक्शन नहीं। रेगुलर ट्रांसफर्स। ऑफिशियल्स को टाइम टाइम पर ट्रांसफर किया जाता था ताकि वो एक जगह पावर एक्यूमुलेट न कर ले। यह सिस्टम करप्शन और लोकल पावर कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए था। अब डिटेल में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टम सेंट्रलाइज था, हेरिडिटरी पोस्ट्स नहीं थे। ऑफिशियल्स को सैलरी ट्रेजरी से मिलती थी। इंपॉर्टेंट बॉडी थी अष्टप्रधान मंडल, एक काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल करते थे। वेलफेयर मेजर्स भी थे। सोल्जर्स के विडोज को पेंशन्स और उनके सन्स को जॉब्स दी जाती थी। टैक्सेस। 1. चौथ 25% टैक्स जो प्रोटेक्शन के नाम पर लिया जाता था। 2. सरदेशमुखी 10% एक्स्ट्रा टैक्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में गणपति और देवनागरी स्क्रिप्ट्स यूज होती थी, साथ ही पर्शियन का इन्फ्लुएंस भी था ऑफिशियल वर्क में। अष्टप्रधान और मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा सिस्टम में अष्टप्रधान मंडल यानी काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स किंग को एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्ट करता था। ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल करते थे, बिल्कुल मॉडर्न कैबिनेट की तरह। साथ ही टैक्सेशन सिस्टम भी ऑर्गेनाइज था। चौथ यानी 25% और सरदेशमुखी यानी 10% जैसे टैक्सेस प्रोविंसेस से लिए जाते थे जो डायरेक्ट मराठा रूल में नहीं थे। वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता था। बैटल्स में मरने वाले सोल्जर्स की विडोज को पेंशन और उनके सन्स को जॉब्स मिलती थीं। अब डिटेल में गवर्नेंस। अष्टप्रधान मंडल। ये काउंसिल शिवाजी महाराज ने बनाई थी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग और सिस्टमैटिक बनाने के लिए। इसमें 8 मेन मिनिस्टर्स होते थे: पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, अमात्या, फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव, डॉक्यूमेंटेशन या लेटर्स, मंत्री, इंटेलिजेंस एंड रिकॉर्ड्स, सेनापति, आर्मी चीफ, सुमंत, फॉरेन अफेयर्स, न्यायाधीश, चीफ जस्टिस और पंडित राव, रिलीजियस अफेयर्स। ये लोग किंग को एडवाइस करते थे और गवर्नेंस स्मूथली चलाते थे। अब आते हैं रेवेन्यू सिस्टम पर। रेवेन्यू का मेन सोर्स था टैक्सेस, स्पेशली उन प्रोविंसेस से जो डायरेक्ट मराठा रूल में नहीं थे, जैसे डेक्कन और नॉर्थ इंडिया के कुछ एरियाज। 2 मेन टैक्सेस थे, चौथ यानी टोटल रेवेन्यू का 25% और सरदेशमुखी 10% एक्स्ट्रा टैक्स जो किंग के राइट के रूप में लिया जाता था। इस रेवेन्यू से मराठा आर्मी को फंड मिलता था, जिससे उनकी रैपिड एक्सपेंशन पॉसिबल हुई। ये स्लाइड स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करती है रेवेन्यू, चौथ एंड सरदेशमुखी। कॉन्सेप्ट सिंपल था, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम रेवेन्यू शेयर दो। चौथ एक प्रोटेक्शन टैक्स था 25%, सरदेशमुखी 10% एक्स्ट्रा टैक्स था जो किंग के राइट के रूप में लिया जाता था। इस रेवेन्यू से मराठा आर्मी को फंड मिलता था, जिससे उनकी रैपिड एक्सपेंशन पॉसिबल हुई। हाउ टू रन अ किंगडम। एडमिनिस्ट्रेशन। अष्टप्रधान के मिनिस्टर्स किंग को एडवाइस करते थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल था, पोस्ट्स हेरिडिटरी नहीं थे, अपॉइंटमेंट मेरिट पर होता था। ऑफिशियल्स को कैश सैलरीज मिलती थीं, लैंड ग्रांट्स या जागीर्स के बजाय। इससे क्या फायदा हुआ? वो लोकल पावरफुल लैंडलॉर्ड्स नहीं बन पाए और सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग बनी रही। तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में क्लियर स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइज्ड मिनिस्टर्स, फिक्स्ड सैलरीज, स्ट्रांग टैक्स सिस्टम और वेलफेयर मेजर्स। ये सब दिखाता है कि मराठा स्टेट सिर्फ वॉरियर्स का ग्रुप नहीं, बल्कि एक वेल मैनेज्ड एम्पायर था। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से। मराठा मिलिट्री सिस्टम 3 मेन पार्ट्स पर बेस्ड था: इन्फेंट्री, कैवलरी और नेवी। आर्मी स्ट्रक्चर काफी ऑर्गेनाइज था, सिर्फ इर्रेगुलर फाइटर्स नहीं थे। कैवलरी सबसे पावरफुल विंग था। यहां 2 टाइप्स के सोल्जर्स मिलते हैं: बरगीर्स, जिन्हें स्टेट घोड़े और वेपन्स प्रोवाइड करता था,
शिलेदार्स, जो अपना खुद का हॉर्स और इक्विपमेंट लाते थे। वेपन्स में ट्रेडिशनल सोर्ड्स के साथ गन्स और मेटल ट्यूब रॉकेट्स का भी यूज होता था। ये एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस टाइम के लिए। फोर्ट्स को फाउंडेशन ऑफ द स्टेट माना जाता था। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स की वजह से मराठास मुगल अटैक्स के अगेंस्ट टिक पाए। एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एंड नेवी। आर्मी में इन्फेंट्री प्लस कैवलरी मेन फोर्सेस थे, लेकिन एक और खास चीज थी, मराठा नेवी। इस नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाया गया वेस्ट कोस्ट की सिक्योरिटी के लिए। नेवी का लीडरशिप लेटर पीरियड में कन्होजी अंग्रे जैसे केपेबल एडमिरल्स के पास था। उन्होंने यूरोपियन नेवल पावर्स को चैलेंज किया और सी ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। अब थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि आर्मी वेल बैलेंस्ड हो, फुट सोल्जर्स प्लस फास्ट कैवलरी प्लस नेवी सपोर्ट। कैवलरी के बरगीर और शिलेदार सिस्टम ने फ्लेक्सिबिलिटी दी। वेपन्स मॉडर्न थे, सोर्ड्स, लैंसेस, गन्स और रॉकेट्स। फोर्ट सिर्फ डिफेंस पॉइंट्स नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकल कंट्रोल का सिंबल थे। जहां फोर्ट, वहां मराठा अथॉरिटी। मैरिटाइम सुप्रीमेसी। शिवाजी महाराज ने समझा था कि सिर्फ लैंड पावर काफी नहीं, सी कंट्रोल भी जरूरी है। इसलिए वेस्ट कोस्ट पर एक स्ट्रांग नेवी डेवलप की गई। 18th सेंचुरी में कन्नूजी अंग्रे ने मराठा नेवी को बहुत स्ट्रांग बनाया और यूरोपियन शिप्स को टक्कर दी। मराठास ने ज्योग्राफी का स्मार्ट यूज किया। नैरो कोस्टल वाटर्स, हार्बर्स और सरप्राइज टैक्टिक्स से यूरोपियन शिप्स को चैलेंज किया। एक फेमस इंसिडेंट में ओमान के रूलर ने मराठा शिप्स का पावर देखकर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड किया। मैरीटाइम सुप्रीमेसी, नेवी इन डिटेल। ओरिजिन शिवाजी के टाइम पर हुआ। नेवी का मेन पर्पस था वेस्ट कोस्ट को सिक्योर करना और फॉरेन नेवल पावर्स को चेक करना। कन्हूजी अंग्रे को की एडमिरल माना जाता है। उन्होंने मल्टीपल नेवल विक्ट्रीज अचीव की और मराठा नेवल प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाया। उनकी टैक्टिक्स यूरोपियन स्टाइल से अलग थीं। लोकल ज्योग्राफी का यूज, फास्ट अटैक बोट्स और कोस्टल डिफेंस स्ट्रैटेजी, ये सब दिखाता है कि मराठा स्टेट सिर्फ लैंड एम्पायर नहीं था, बल्कि लैंड प्लस सी पावर दोनों में स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था। मिलिट्री माइट, आर्मी एंड नेवी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शिवाजी महाराज की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में, उनकी आर्मी और नेवी के बारे में। किसी भी पावरफुल स्टेट के लिए स्ट्रांग मिलिट्री बैकबोन होती है और शिवाजी ने इस बात को बहुत क्लियरली समझा था। सबसे पहले बात करते हैं कैवलरी यानी घुड़सवार सेना की। शिवाजी की कैवलरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, बरगीर्स और शीलेदार्स। बरगीर्स वो सोल्जर्स थे जिनके घोड़े और हथियार स्टेट प्रोवाइड करती थी, मतलब उनका पूरा खर्चा राजा उठाता था। इससे किंग का डायरेक्ट कंट्रोल रहता था उन पर। दूसरी तरफ शीलेदार्स सेल्फ फंडेड वॉरियर्स थे। ये अपने खुद के घोड़े और वेपन्स लेकर आते थे। इन्हें हम फ्रीलांसर्स की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड होते थे। इस सिस्टम का एडवांटेज क्या था? एक तरफ राजा के पास अपनी रेगुलर फंडेड आर्मी थी और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट फाइटर्स भी थे जो इमरजेंसी या कैंपेन्स में पावरफुल सपोर्ट देते थे। इससे आर्मी फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनी रहती थी। अब आते हैं नेवी पर। शिवाजी महाराज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी, ही हु हैज द नेवी ओन्स द सी। मतलब जो समंदर पर कंट्रोल करेगा वही ट्रेड और सिक्योरिटी दोनों कंट्रोल करेगा। उस टाइम यूरोपियन पावर्स जैसे पोर्चुगीज और ब्रिटिश सी रूट्स पर डोमिनेट कर रहे थे। शिवाजी ने उनको चैलेंज करने के लिए स्ट्रांग नेवल फोर्स बिल्ड की। उन्होंने सी फोर्ट्स बनवाए, जैसे कि सिंध दुर्ग फोर्ट जो अरेबियन सी में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था। ये फोर्ट्स यूरोपियन शिप्स को चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी वजह से शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड नेवल पावर की स्ट्रांग फाउंडेशन रखी। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, कन्होजी अंग्रे। ये एक लेजेंडरी एडमिरल थे। इन्होंने यूरोपियन शिप से टक्कर ली और उनके ट्रेड पासेस खरीदने से मना कर दिया। यूरोपियन पावर्स चाहते थे कि इंडियन शिप्स उनसे परमिशन ले, लेकिन कन्होजी अंग्रे ने उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। इससे मराठा नेवल पावर की प्रेस्टीज और भी बढ़ गई। तो ओवरऑल शिवाजी की आर्मी और नेवी दोनों वेल प्लान्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिकली डिजाइन थीं, जिसमें लैंड और सी दोनों पर कंट्रोल मेंटेन किया गया। फोर्ट्स, द कोर ऑफ द स्टेट। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं शिवाजी के स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पर, फोर्ट्स यानी किले। फोर्ट्स को सिर्फ बिल्डिंग्स मत समझिए,
शिवाजी के लिए फोर्ट्स पावर का मेन स्टे थे, मतलब पावर का मेन बेस। इन फोर्ट्स का सबसे बड़ा रोल क्या था? सबसे पहले ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रूट्स को कंट्रोल करते थे। जो भी ट्रेड रूट या माउंटेन पास होता था उस पर फोर्ट बना दिया जाता था। इससे एनिमी मूवमेंट पर नजर रखना आसान होता था। दूसरा, फोर्ट्स ने आर्मी को प्रोटेक्शन दिया, स्पेशली ड्यूरिंग गेरिला वॉरफेयर। शिवाजी की स्ट्रेटजी थी सडन अटैक करना और फिर सेफली रिट्रीट कर जाना। यह तब पॉसिबल था जब पहाड़ों पर स्ट्रांग फोर्ट्स अवेलेबल हों जहां सोल्जर्स शेल्टर ले सकें। गेरिला वॉरफेयर में स्पीड और सरप्राइज इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्ट्स ने इस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाया। प्राइमरी सोर्स में भी इस बात को हाईलाइट किया गया है। रामचंद्र पंत अमत्य, जो शिवाजी के ट्रस्टेड मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने बुक आज्ञापत्र द रॉयल एडिक्ट में लिखा, द एसेंस ऑफ द होल किंगडम इज फोर्ट्स। इसका मतलब क्या है? मतलब पूरा किंगडम की स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इन फोर्ट्स पर डिपेंड करती थी। ये फोर्ट्स सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं थे, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी थे। यहां से गवर्नेंस, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ट्रेजरी और डिफेंस प्लानिंग सब होता था। तो स्टूडेंट्स, अगर हम शिवाजी के स्टेट को समझें तो क्लियरली दिखता है कि आर्मी ने लैंड पावर दिया, नेवी ने सी पावर दिया और फोर्ट्स ने उन दोनों को स्ट्रांग फाउंडेशन दिया। इसी इंटीग्रेटेड सिस्टम की वजह से मराठा स्टेट पावरफुल और सस्टेनेबल बना। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम और ट्रेड नेटवर्क्स के बारे में। सबसे पहले जुडिशियल सिस्टम को समझते हैं। मराठा राज में कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी का यूज होता था, लेकिन मॉडरेशन के साथ। मतलब बिना वजह या बिना प्रॉपर इंक्वायरी के किसी को कठोर सजा नहीं दी जाती थी। न्याय प्रणाली बैलेंस थी। गांव के लेवल पर पंचायत सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट था। लोकल जस्टिस के लिए पंचायत डिस्प्यूट सॉल्व करती थी। अगर किसी को पंचायत का डिसीजन पसंद नहीं आता था तो वो हायर अथॉरिटी यानी किसी मराठा चीफ के पास अपील कर सकता था। इससे क्या पता चलता है कि जुडिशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज था और लोगों को न्याय पाने के मल्टीपल ऑप्शंस मिलते थे। अब जुडिशियल सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत थी मॉडरेशन इन कैपिटल पनिशमेंट, मतलब सजा देने में संतुलन रखा जाता था। जस्टिस डिलीवरी का मेन मैकेनिज्म था पंचायत। ध्यान रहे, ये मॉडर्न गवर्नमेंट पंचायत नहीं थी, ये लोकल गैदरिंग होती थी जिसमें ऑफिशियल्स और प्रोमिनेंट लोग मिलकर फैसला करते थे। ये सिस्टम सिंपल, फास्ट और गांव के लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल था। अगर किसी को पंचायत का वर्डिक्ट पसंद नहीं आता था तो वो हायर अथॉरिटी यानी किसी मराठा चीफ के पास अपील कर सकता था। इससे क्या पता चलता है कि जुडिशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज था और लोगों को न्याय पाने के मल्टीपल ऑप्शंस मिलते थे। जस्टिस और रिलीजियस पॉलिसी। जस्टिस के लिए लोकल पंचायत्स डिस्प्यूट सॉल्व करती थीं। सिस्टम सिंपल और फास्ट था। विलेजर्स को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। रिलीजियस पॉलिसी में शिवाजी महाराज का अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट था। वो एक डिवाउट हिंदू थे, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों का भी सम्मान किया। उनका अप्रोच क्लियरली सेक्युलर था। प्रूफ क्या है? उन्होंने अपनी आर्मी में मुस्लिम जनरल्स और सोल्जर्स को एम्प्लॉय किया और जब रेड्स होती थी तो उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे कि मॉस्क्स और होली बुक्स को नुकसान न पहुंचाया जाए। इससे क्या दिखाई देता है कि उनकी पॉलिसी थी रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ये उनकी लीडरशिप का एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। अब देखते हैं कल्चरल रिवाइवल। शिवाजी महाराज ने कल्चरल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने पर भी फोकस किया। उन्होंने राज्य व्यवहार कोशा इंट्रोड्यूस किया, जिसमें पर्शियन टर्म्स को रिप्लेस करके संस्कृत वर्ड्स को प्रमोट किया गया। इससे मराठी लैंग्वेज और कल्चर को बूस्ट मिला। उन्होंने टेम्पल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन दिया, संस्कृत और मराठी लिटरेचर को एनकरेज किया, ट्रेडिशनल आर्ट्स को सपोर्ट किया। स्क्रिप्ट डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन था। मोदी स्क्रिप्ट, जो देवनागरी से डेवलप हुई थी, मराठा कॉरस्पॉन्डेंस का मेन स्क्रिप्ट बन गई। यानी पॉलिटिकल पावर के साथ साथ कल्चरल आइडेंटिटी को भी रिवाइव किया गया। द माइटी मराठा विमेन। सबसे पहले ताराबाई। जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद लीडरशिप ली और मुगलों के खिलाफ रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज किया। वो फियरलेस वॉरियर क्वीन थी। दूसरी हैं अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने सेंट्रल इंडिया में वाइज और एफिशिएंट रूल दिया। उन्होंने कई टेम्पल्स और रोड्स रीबिल्ड किए, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलीजियस प्लेसेस दोनों को डेवलप किया। साथ ही उन्होंने वीविंग इंडस्ट्री को रिवाइव किया। इससे क्या पता चलता है कि मराठा साम्राज्य में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ मिलिट्री पावर तक सीमित नहीं था।
उनका जुडिशियल सिस्टम बैलेंस्ड था, रिलीजियस पॉलिसी सेक्युलर थी, ट्रेड नेटवर्क स्ट्रांग था, कल्चरल रिवाइवल हुआ और वुमेन लीडरशिप भी पावरफुल थी। क्वीन ताराबाई, द वॉरियर प्रोटेक्टर। राजाराम की विडो होने के बाद जब मोराल लो था, तब ताराबाई ने लीडरशिप संभाली। उन्होंने खुद आर्मी लीड की, बैटल स्ट्रैटेजी प्लान की। नॉर्थ खाली था, इसलिए उन्होंने मालवा और गुजरात में रेड्स भेजे। उनकी लीडरशिप ने किंगडम को बचाया। यहां अहिल्याबाई होलकर और थंजावुर की बात है। अहिल्याबाई ने वेलफेयर और कल्चर पे फोकस किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ जैसे मंदिर रीबिल्ड किए और महेश्वरी वीविंग को सपोर्ट किया। थंजावुर सिरफुजी II के रूल में आर्ट और साइंस का सेंटर बना। प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई और मेडिकल इनोवेशन भी हुआ। कल्चरल रिवाइवल। शिवाजी ने संस्कृत सील यूज की, पर्शियन टर्म्स की जगह राज्य व्यवहार कोशा से मराठी को बूस्ट दिया। मोदी स्क्रिप्ट करस्पॉन्डेंस के लिए यूज हुई। विमेन पावर में ताराबाई और अहिल्याबाई का बड़ा रोल रहा। इन फोकस थंजावुर। ये रीजन इकोजी ने कॉन्कर किया था, जिससे तमिल मराठी कल्चर मिक्स हुआ। सिरफोजी II स्कॉलर किंग थे। उन्होंने देवेंद्र कुरावंजी लिखा। कर्नाटिक म्यूजिक, भरतनाट्यम सपोर्ट हुआ। धनवंतरी महल मेडिकल सेंटर एस्टैब्लिश हुआ और एक नेटिव रूलर ने प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की। टर्निंग पॉइंट पानीपत 1761। पानीपत 1761 ये हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली से हुई। मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। गलती क्या हुई? मराठास ने अपनी स्ट्रेंथ यानी गुरिल्ला वॉरफेयर छोड़कर आमने सामने की लड़ाई की। इसमें उनकी हार हुई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रिजल्ट मैसिव डिफीट। एक पूरी जेनरेशन खत्म हो गई और एक्सपेंशन रुक गया। बच्चों, अब हम देख रहे हैं द मराठा लेगेसी। मराठास ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इंडियन एम्पायर खड़ा किया जब मुगल पावर वीक हो रही थी। ये एम्पायर ब्रिटिश आने से पहले इंडिया की काफी बड़े हिस्से को कंट्रोल करता था, स्पेशली सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया। इन्होंने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दिया, मतलब सरकार चलाने का सिस्टम स्ट्रांग था। लोगों पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड रूल। साथ ही कल्चरल रिवाइवल हुआ। लोकल हिंदू ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट मिला। उनकी लड़ाई सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं थी, बल्कि फ्रीडम और सेल्फ रूल के आइडिया के लिए थी, जिसे हम बोलते हैं स्वराज्य। इसी ने बाद में इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को इंस्पायर किया। व्हाई दिस मैटर्स? लेगेसी। पॉलिटिकल लेवल पर मराठास ने मुगल डोमिनेंस तोड़ दिया। इससे इंडिया में नए रीजनल पावर्स उभर के आए, जो मॉडर्न इंडिया के फॉर्मेशन का बेस बना। मिलिट्री साइड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। स्मॉल बट मोबाइल आर्मी भी बड़े एम्पायर को हरा सकती है। शिवाजी महाराज की गेरिला स्ट्रैटेजी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कल्चरल साइड पर मराठास ने लोकल लैंग्वेजेस, रिलीजन और सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिवाइव किया। लोगों को लगा कि हम खुद अपना राज चला सकते हैं। और सबसे बड़ा लेसन, यूनिटी बिल्ड्स एम्पायर्स, डिसयूनिटी डिस्ट्रॉयज देम। अब द मराठा लेगेसी को पॉइंट्स में समझते हैं। मराठास ने ब्रिटिश से पहले लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिल्ड किया। गवर्नेंस सिस्टम एफिशिएंट था और रिलीजियसली टॉलरेंट भी थी, मतलब अलग अलग धर्मों को रिस्पेक्ट। उनका फाइट फॉर स्वराज्य बाद में फ्रीडम फाइटर्स के लिए इंस्पिरेशन बना। इस स्लाइड में मैप भी दिख रहा है, जहां मराठा एम्पायर का स्प्रेड क्लियर है, वेस्ट कोस्ट से लेकर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक। की पॉइंट्स टू रिमेंबर। शिवाजी महाराज ने 17th सेंचुरी में किंगडम एस्टैब्लिश किया। मराठा पावर का मेन बेस था फोर्ट्स और नेवी। फोर्ट्स सिक्योरिटी देते थे, नेवी ने सी रूट्स कंट्रोल किए। मराठास ने इंडिया के बड़े हिस्सा को कंट्रोल किया और ब्रिटिश को इंडिया जीतने के लिए सबसे टफ चैलेंज मराठास से ही मिला। इनकी रेजिस्टेंस ने लोगों में करेज और कल्चरल प्राइड जगाई। ये स्लाइड बताता है कि मराठास के टाइम पर विमेन रूलर्स भी एक्टिव थीं। अहिल्याबाई होलकर ने सेंट्रल इंडिया में रूल किया, टेम्पल्स और पब्लिक वर्क्स करवाए। रानी लक्ष्मीबाई विश्वनाथ ने महेश्वर को हैंडलूम सेंटर बनाया। थंजावुर में एकोजी रूल कर रहे थे और सरफोजी II ने धनवंतरी महल और इंडिया का पहला नेटिव प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया। इससे पता चलता है मराठा रूल सिर्फ वॉर नहीं, डेवलपमेंट और कल्चर भी था। ये है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। मराठास ने ब्रिटिश से पहले लार्जेस्ट एम्पायर बिल्ड किया। फोर्ट्स उनकी पावर का बैकबोन थे। गवर्नेंस एफिशिएंट और रिलीजियसली टॉलरेंट था। उनका स्वराज्य मूवमेंट इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के सीड्स डाल गया। द मराठा लेगेसी एंड की पॉइंट्स नोटबुक फॉर्मेट में। शिवाजी फाउंडेड द किंगडम। संभाजी और ताराबाई ने रेजिस्टेंस कंटिन्यू रखा। पेशवाज ने एम्पायर को एक्सपैंड किया अक्रॉस इंडिया। और फाइनली
ब्रिटिश ने मराठास को डिफीट करके इंडिया पर कंट्रोल लिया। रीकैप प्लस थिंक। मराठा रेजिस्टेंस ने पैन इंडियन एक्सपेंशन को हेल्प किया। फोर्ट्स स्टेट का कोर थे। नेवी ने यूरोपियन पावर्स को चैलेंज किया। ब्रिटिश ने इंडिया इफेक्टिवली मराठास से जीता, मुगल से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। थिंक क्वेश्चन। अगर आप शिवाजी से मिलते, क्या पूछते? फोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट थे? मराठास का इंडियन हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है? तो बच्चों, आज हमने देखा कि मराठास ने सिर्फ एक एम्पायर नहीं बनाया, बल्कि सेल्फ रूल, करेज और कल्चरल प्राइड का मैसेज दिया। उनका लेगेसी इंडिया के हिस्ट्री में परमानेंट है। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद अस। ये था आज का चैप्टर फ्रॉम दुर्गा सर क्लासेस। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा सर क्लासेस। जय हिंद।